दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजारों के हाल पर तो नजरें रहेंगी ही, आपके लिए स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे, लेकिन शो की शुरुआत में चर्चा करेंगे पाम तेल की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल के दामों में उछाल आया है। पाम ऑयल के दाम 2.5 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गए हैं और मलेशिया के जो भाव हैं वहां पर 5150 रिंगिट के पार निकलते हुए दिखे हैं। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजोरिया, साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय और प्रत्यय फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले पाम ऑयल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। संदीप जी नमस्कार। पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये तेजी हमने देखी है इसके पीछे क्या क्या कारण है। ये ऑल्दो हमें पता है कि मलेशिया में सीवियर फ्लडिंग की वजह से सप्लाई कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं। इंडोनेशिया से भी जो एक्सपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी हुई है उसका भी इम्पैक्ट आया है। बट आपसे समझना चाहेंगे एग्जैक्ट सिचुएशन अभी क्या है और जो प्राइसेस 2.5 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचे हैं इसके पीछे कारण क्या है। दीपाली जी, आपने सही कहा कि कीमतें 2.5 साल के ऊपरी स्तर पे चली गई थी एंड कारण वही थे कि एक्सपोर्ट टैक्सेस लेवी बढ़ा दी इंडोनेशिया ने। मलेशिया में फ्लड्स हो गए थे और इंडोनेशिया के B40 जो प्रोग्राम है कि डीजल में 40% जो है वो पाम बेस्ड बायोडीजल मिक्स करेंगे। ये सब कारणों से लेके हमने देखा कीमतें एकदम हिस्टोरिकल हाई पे पहुंच गई थी। लेकिन अभी क्या है, देखिए प्रैक्टिकली ये B40 जो है ये बहुत टफ प्रोग्राम है और B35 अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और B40 पे जाना 1 जनवरी से जो उन्होंने अनाउंस किया है, अनाउंस जरूर किया लेकिन प्रैक्टिकली उसको पैसे पूरा कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि भाई वो करते करते B35 से 37 38 ऐसे करके धीरे धीरे जाएंगे, 2-4 महीने लगेंगे। उस बात की थोड़ी सी आज न्यूज आई थी, उस कारण से आज हमने देखा कि पाम ऑयल मार्केट में करीबन 160-165 रिंगिट मलेशियन मार्केट नीचे आया है। जो ऊपर में 5200 चला गया था वो अब देख रहे हैं हम करीबन 4955 के आसपास आया है। और तो ये पूरा मार्केट इस पे डिपेंड है B40 पे। लेकिन एक साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि वर्ल्ड में पाम तेल जो बहुत सस्ता बिका करता था वो आज सब में महंगा तेल हो गया है। आज के दिन पाम तेल का दाम आप समझ के चलिए, दिसंबर शिपमेंट का आप हिसाब लगाएंगे तो $1270-75 का CPO का रेट हो गया है। सोयाबीन ऑयल का $1150 का रेट है और आप देखेंगे तो सनफ्लावर ऑयल का $1220 का रेट है। तो वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाम महंगा हो गया है, पाम को बायोडीजल में ज्यादा लगाना चाहते हैं वो लोग, तो हमें सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। इस साल वर्ल्ड में सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी है तो हमें सोयाबीन इनफ मिल रहा है अर्जेंटीना, ब्राजील से, यूएस से भी कुछ हमने खरीदा है और रशिया यूक्रेन का भी ओरिजिन का सोयाबीन ऑयल इंडिया में आएगा। तो इस बातों को लेके जो हमारा पाम का इंपोर्ट हर साल जो आप समझ के लिए 90 से 95 लाख टन होता था, वो ये साल हो सकता है हमारा पाम का इंपोर्ट 80 लाख टन हुए। और सोयाबीन को इंपोर्ट जो हर साल हमारा 35-37 लाख टन होता वो ये साल हो सकता है 48-50 लाख टन हो जाए। और सनफ्लावर का इंपोर्ट जो हमारा 35 लाख करीबन हुआ है वो 32 से 33 के आसपास में रहे। तो ओवरऑल हमारा इंपोर्ट लास्ट 2 सालों में 163 से 165 लाख टन करा है। तो आने वाले साल में भी हमारा इंपोर्ट वही नंबर में रहेगा, सिर्फ इंटरनल कंपोजिशन चेंज होगा, पाम घटेगा, सोयाबीन बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे। आपने बिल्कुल जैसे आपने मेंशन किया बायोडीजल प्रोग्राम B40 जो है वो जनवरी 2025 से लागू होने का प्लान है, जिसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा ओवरऑल ऑयल का इंपोर्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सोयाबीन सनफ्लावर का बढ़ता हुआ दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू पाम ऑयल। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो क्या ये ऑलरेडी इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है? अभी पाम ऑयल के इम्पोर्ट नंबर्स कहाँ स्टैंड करते हैं, सोयाबीन के कहाँ स्टैंड करते हैं अगर करंट सिचुएशन की बात करें, या फिर ये इजाफा दिखना शुरू हो चुका है? यस, आप सही कह रहे हैं। अभी हम जो हमारा इंपोर्ट जो आप देखेंगे जो दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर में हमारा इंपोर्ट पाम ऑयल का सिर्फ 5.5 लाख टन 6 लाख टन होने वाला है। सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट 4.5 लाख टन होने वाला है। सनफ्लावर का इंपोर्ट करीबन 3.5-4 लाख टन होने वाला है। तो सोयाबीन और सनफ्लावर मिला के ये पाम को एक्सीड कर जाएगा दिसंबर में। तो ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है। नहीं तो हमने पिछले कई महीनों में तो पाम का इंपोर्ट हमारा 8 से 10 लाख टन पर महीने का रहा है, जो अभी सिर्फ 5-5.5 लाख टन पे आ जाएगा दिसंबर में। और सोयाबीन का इंपोर्ट हमारा 3 से 3.5 हुआ करता था, वो 4 से 4.5 होने लग गया है। सनफ्लावर का इंपोर्ट भी हमारा करीबन 3.5 होने लग गया है। तो वो ऑलरेडी आंकड़ों में आ गया है और वो आगे ऐसे ही और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, फिर प्राइसेस पे क्या राय है आपकी? अगर हम पाम ऑयल की बात करें, भले ही चाहे इंपोर्ट कम होगा लेकिन इंपोर्ट तो होगा ही। अगर हम डोमेस्टिक
अवेलेबिलिटी जो रहेगी कंज्यूमर को उसकी बात करें तो यहाँ से प्राइस डायरेक्शन फिर कैसी देख रहे हैं, फिर चाहे वो सोयाबीन प्राइसेस हो या पाम ऑयल प्राइसेस हो गोइंग फॉरवर्ड? देखिए प्राइस डायरेक्शन वैसे ओवरऑल आप देखिए सिचुएशन वेजिटेबल ऑयल का टेबल वर्ल्ड में 20% बढ़ चुका है कीमतों में पिछले 2-3 महीनों में, और वो तो मेंटेन रहेगा। लेकिन अब जिस मज़ार पे हम आके खड़े हुए हैं, इस मज़ार से मुझे लग रहा है अगले आप चाहेंगे कि भई 2 महीने कैसा मार्केट रहेगा, तो इस मज़ार से हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम ज़्यादा में ज़्यादा $50 प्लस माइनस हो सकते हैं, उसके ज़्यादा हमारे यहाँ अभी गुंजाइश नहीं है ऊपर नीचे होने की। तो मोर और लेस एक स्टेबल मार्केट रहेगा जिसमें $50 का मतलब है 4 रुपए किलो इंडियन रुपीस में। तो जो अभी एडिबल ऑयल का भाव है, आप समझ के चलिए करीबन 1300 के मतलब 1 किलो का भाव है, 130 रुपए किलो का भाव है। तो वो 4 रुपए किलो प्लस या 4 किलो रुपए किलो माइनस, बस इस लिमिटेड रेंज में अभी मार्केट रहेगा महीना 2 महीने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक एंटिसिपेशन ये कंज्यूमर लगा रहा था कि फेस्टिवल्स के दौरान यानी अक्टूबर में प्राइसेस एडिबल ऑयल्स के बढ़े थे, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद नवंबर में थोड़े से प्राइसेस हल्के हों, जो कि कोई रिलीफ आते हुए दिखाई नहीं दिया है। रिटेल मार्केट में हमने सोयाबीन के प्राइसेस 160-170 पर लीटर तक जाते हुए देखे थे। हमने पाम ऑयल में भी अक्टूबर में 37% के आसपास का इंक्रीज देखा था। अब आगे के लिए जो एंटिसिपेशन थी कि भाव थोड़े से कम होंगे, उसको बिल्कुल भूल जाए अब कंज्यूमर, एटलीस्ट बढ़े भी ना तो इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टेबल रहेंगे पूरे एडिबल ऑयल पैक के। नहीं, आपने सही कहा, वो दीपावली के सीजन के बाद एक बार लग रहा था कि थोड़ा डिप आएगा, लेकिन वो डिप इस कारण से नहीं आ पाया कि एक तो हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई थी तो उससे 20-22 रुपए किलो उससे बढ़ा था, और दूसरा कारण हमारा डिप ना आने का कि इंडोनेशिया का B40 प्रोग्राम को तो बहुत स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टेटमेंट वहाँ के मिनिस्ट्री से आ रहे थे, ये दोनों बातों को लेके हमने देखा। और रशिया में भी सनफ्लावर ऑयल में एक्सपोर्ट टैक्स उन्होंने लगाना शुरू किया, नवंबर में $30 का लगाया, दिसंबर में $90 का एक्सपोर्ट टैक्स है, जनवरी में सनफ्लावर ऑयल पे शायद वो $130-140 हो जाएगा। बिकॉज हर कंट्री में दाम बढ़ने से वो कंट्री चाह रही कि हमारे कंज्यूमर को लोकल सस्ता तेल, तो एक्सपोर्ट पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, उस कारण से वो दाम कम नहीं हो पाए। लेकिन अभी आगे जाके मैंने जैसे आपको कहा कि अभी ये जो दाम है वो मोर और लेस रीजनेबल दाम है, इस किसानों को ये दाम का देना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना, सोयाबीन में तो ये दाम देते हुए भी बिकॉज दिख रहा है मील का दाम बहुत डाउन है वर्ल्ड में, तो वो हम सोयाबीन का प्रॉपर किसानों को दाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सामने सरसों की फसल है, और सरसों एक ऑयल कंटेंट हैवी होता है जिसमें तो ऑयल की प्राइस बहुत मायने रखती है। तो उसके लिए इस तरह का दाम का टेबल हमें रखना जरूरी है, एक बैलेंस बनाने के लिए कंज्यूमर और फार्मर के बीच में। तो ये दाम ठीक है, और ये दाम इसी तरह से रहेंगे। अब मैंने आपसे कहा जैसे 4 रुपए किलो प्लस माइनस के ऊपर उतार बढ़ाव नहीं होगा मार्केट में। तो आई थिंक कंज्यूमर को तो अवेलेबिलिटी चाहिए, उतना तेल है डोमेस्टिक और इम्पोर्ट मिला के हर कोने में तेल अवेलेबल है, और इस तरह के दाम एक इक्विलिब्रियम दाम है, तो ये बना रहेगा तो ये अच्छी बात है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और संदीप जी आपसे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे दिख रही है एडिबल ऑयल्स की सो फार? ऑल्दो गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ले रही है, सितंबर में हमने देखा था सरकार ने जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा दिया था, तो इन सब मेजर्स का गोइंग फॉरवर्ड फायदा देखते हैं आप? और डोमेस्टिकली अभी अवेलेबिलिटी किस तरीके की दिख रही है, प्रोडक्शन किस तरीके की दिख रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी में हमारा जैसे भी खरीफ में कॉटन होता है, राइस ब्रान ऑयल होता है, ये दोनों तेल का क्रशिंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बहुत स्पीड में हो रहा है, बिकॉज उनके दाम बड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो राइस ब्रान ऑयल भी एडिबल में बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, कॉटन ऑयल भी फ्राइंग में, डीप फ्राइंग में बहुत पर्पसफुल ऑयल है, तो वो बहुत प्रिफर्ड ऑयल चल रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का, होटल का, हलवाई का, इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। तो और उसी तरह से हमने देखा सोयाबीन के दाम अच्छे मिल रहे हैं, तो कहने का मूंगफली के तेल के दाम अच्छे मिल रहे हैं। आगे जाके सरसों की खरीफ में फसल बड़ी आती है, तो सरसों के दाम अच्छे रहेंगे, सरसों ऑयल के दाम एक स्टेडी मायने में आ गए। तो ये कदम से किसानों को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव हो रहा है, और किसान को एक इक्विलिब्रियम दाम मिलने में एक कदम सही आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज अभी हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि एक तो आप ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो इमीडिएट शुरू करें। वो फ्यूचर ट्रेडिंग हमारे यहाँ जो बंद चल रही है साल से, उससे हमारे यहाँ हेजिंग या प्राइस रिस्क मैनेजमेंट हमारे प्लेयर्स को नहीं मिल रहा है इंडिया के, तो वो हमें मिलना जरूरी है, और उसके प्राइस डिस्कवरी भी होती है, किसानों को सबको फायदा होगा फ्यूचर ट्रेडिंग से, हमने ये कहा। दूसरा हमने कहा है कि ये रिफाइंड ऑयल है, इसका ड्यूटी डिफरेंस जो है
वो गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। अभी सिर्फ 7% जो ड्यूटी डिफरेंस है वो इनफ नहीं है इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। फॉरेन में हमारा $40 सस्ता ओलिन जो है फिनिश प्रोडक्ट मलेशिया इंडोनेशिया वाले इंडिया में भेज रहे हैं क्रूड ऑयल से, तो उसको कम्पीट करने के लिए ड्यूटी डिफरेंस हमारा 7.5% से मिनिमम 12.5 से 15% होना चाहिए। तो ये 2 कदम अभी और बाकी है कि एक तो ड्यूटी फ्री डिफरेंस गवर्नमेंट को बढ़ाना जरूरी है, दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करना जरूरी है। ये और कदम ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर सोल्यूशन हमारे इस चीज का निकलेगा। और तीसरी बात है, जो ऑयल मिल हमारे हैं वो जो डीडीजीएस जो कौन से एथेनॉल बनाते हैं उसका बाय प्रोडक्ट डीडीजीएस बहुत कंपटीशन दे रहा है ऑयल मिल को, और ऑयल मिल की कीमतें ठीक नहीं मिल रही है। तो इसके लिए ऑयल मिल को एक्सपोर्ट के लिए 10% का सपोर्ट गवर्नमेंट को अनाउंस करने की जरूरत है। उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी करके बोले, उसको क्रेडिट इक्वलाइजेशन बोले, उसको जो भी नाम देना चाहे वो दिए, लेकिन 10% का उसको सपोर्ट ऑयल मिल एक्सपोर्ट्स को देना जरूरी है। ये कदम यदि गवर्नमेंट उठा लेगी तो मैं कह रहा हूँ देश में हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश में हमारी इंडस्ट्री किसान सब Right. खुश रहेंगे और कंज्यूमर को कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट ऑयल मिलेगा। सिर्फ हम इंपोर्ट पे निर्भर रहेंगे तो कल जाके फॉरेन में वो कहेंगे बायोडीजल 20-40 का भी 45 करना है, 50 करना है, तो हमें हर समय दिक्कत बनी रहेगी। तो इसके लिए हमको हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, इंपोर्ट भी करते रहना पड़ेगा, तभी जाके हमारे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनेगी हमारी सप्लाई चेन की। ओके, चलिए शुक्रिया संदीप जी इस पूरे हेडिबल ऑयल पैक पर अपने व्यू शेयर करने के लिए, प्राइसिंग पर कमेंट करने से लेकर और क्या पॉलिसीज रह सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को और इनकरेज करने के लिए, उस पर भी अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, मनोज जी भी हमारे साथ बने हैं। मनोज जी, क्विकली आपकी राय क्या है प्राइसेस को लेकर, प्राइस आउटलुक कैसा रहेगा आपका ऑन एडिबल ऑयल्स? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगातार ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में भी यहाँ पे करेक्शन जो है कीमतों में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे अब खरीफ में जो अवेलेबिलिटी है वो सरसों की रहेगी, तो उसके चलते कीमतों में थोड़ा कंट्रोल जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावना इंटरनेशनल प्राइजेस को देखते हुए यहाँ नजर नहीं आती। ओके, चलिए, तो प्राइसेस यहाँ से हल्के होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है जो एंटिसिपेट कर रहे थे मार्केट कंज्यूमर्स, लेकिन एटलीस्ट अब यहाँ से थोड़े से स्टेबल दिख सकते हैं। पाम ऑयल के प्राइसेस डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट्स में ड्यू टू वेरियस रीजंस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर और जानते हैं कि ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय बने हुए हैं। प्रियंक, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारे पे एक बुलियन कॉम्प्लेक्स में रहेगी। हमने कल देखा एक अच्छा खासा एक अपमूव बुलियंस में देखा, स्पेशली सिल्वर में ऑलमोस्ट 3000-4000 पॉइंट्स का एक रैली कल देखा। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है वो गेन्स को। यहाँ पे जो भी करेक्शन आती है सिल्वर के प्राइसेस में, वो अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए टू गो लॉन्ग। तो 94,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 93,000 स्टॉप लॉस रहेगा, 96,500 ये टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। कॉपर में भी हमने देखा कि 800 के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, और मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक 840-850 जोन्स तक कंटिन्यू रहना चाहिए शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे भी बाई की सलाह रहेगी अराउंड 824-822 जोन में। 815 का स्टॉप लॉस रहेगा, 843 के टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी, आपके रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? यहाँ पे दीपाली जी सोने में बाइंग की सलाह रहेगी 77,500 के स्तर पर। एक यहाँ पे सेफ हेवन का फिर एक बार जो है सपोर्ट सोने में मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो 77,500 पे खरीदे, स्टॉप लॉस 77,140 का लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 78,100 के रहेंगे। दूसरी पीक यहाँ पे बेस मेटल पेक से रहेगी एल्यूमिनियम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 242 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। 239 का स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 248 तक के रहेंगे। तो सिल्वर कॉपर पर ट्रेड में आपको मिला है प्रियंक की तरफ से, और मनोज जी का मानना है कि गोल्ड और एल्यूमिनियम में आप पोजीशंस बना सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज की। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के भी प्रियंक उपाध्याय हैं, प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और स्ट्रैटेजीज की, और एक बार कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं, जहां पर ब्रेंट बहुत टाइट रेंज में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। $71-72 के बीच में घरेलू बाजार में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिला है। फंडामेंटल्स कोई खास प्रियंक बदले तो नहीं है ब्रेंट के, बट यहाँ से आप प्राइसेस रेंज में ही ट्रेड होते हुए देखते हैं, और कोई स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे क्या? देखिए, अगर क्रूड ऑयल की हम बात करें तो क्रूड ऑयल एक ब्रॉड रेंज में है, काफी टाइम से है। हम कह सकते हैं कि 1 से 2 महीने से हम
देख रहे हैं कि एक 6500 MCX में 6200 ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड 5700 5500 ये रेंज बना है। ये एक ब्रॉड रेंज है 500 700 पॉइंट्स का। अभी अगर मैं नैरो लेंस से भी देखूं तो एक नैरो रेंज भी बन रही है अभी मार्केट्स में, जो अराउंड 5900 से लेके 5600 ये एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये नैरो रेंज कंसोलिडेशन अभी भी जारी रहेगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है ये जब भी कंसोलिडेशन खत्म होगा, ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑन द हायर साइड होना चाहिए। तो अभी फिलहाल ये नैरो रेंज में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी 5760 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट दिख रहा है वो अराउंड 5700 5650 के जोन का है, वो होल्ड होता है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एक बार हम फिर से ऑन द हायर साइड 5870 से लेके 5900 लेवल्स देख सकते हैं। ओके अच्छा मनोज जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या रहेगी? आज हालांकि प्राइसेस नीचे हैं 2-2.5%, लेकिन यहाँ पर तेज़ी हमने देखी है। ऑल्दो उतनी वाइब्रेंसी नहीं रही है जितनी कि विंटर डिमांड की वजह से यूजुअली हम देखते हैं, बट क्या सजेशन आपका इन लेवल से? बिल्कुल, नेचुरल गैस में भी एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। 255 से 280 का एक रेंज जो है वो बना हुआ है, और हमारा मानना है कि 255 से 260 के जोन में फिर एक बार यहाँ सपोर्ट जो है वो आते हुए नजर आएंगे। तो अगर गिरावट में 258 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो यहाँ पे नेचुरल गैस दिसंबर वायदा में बाय करना चाहिए। 252 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य यहाँ पे 272 तक के रखे जा सकते हैं। ओके अच्छा प्रियंका, आपने कॉपर पर तो इंडिविजुअल कॉल दी है, लेकिन एज अ पैक पूरा बेस मेटल कैसे दिख रहा है आपको, अगर यहाँ से एक आउटलुक लेना चाहें इन जनरल? देखिए, ओवरऑल जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स है वो अच्छे से मुझे लगता है कि एक ट्रेड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बायस हमारा तीनों में बुलिश ही दिखता है, तो यहाँ पे कॉपर हमारी फर्स्ट बेट रहेगी, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम एंड जिंक। अगर मैं जिंक का भी देखूं तो अराउंड 290 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। 280 275 एक अच्छा बेस बना हुआ है, वो इंटैक्ट रहता है तब तक मुझे लगता है बायस बुलिश रहेगा। अगेन हम 300 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में भी एक महीने की अगर हम बात करें तो अराउंड 248 250 ऊपर में एंड 237 235 नीचे में, ये एक दायरे में एल्यूमिनियम के प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो एल्यूमिनियम फिर से हम 250 255 के जोन्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स मुझे फॉर नेक्स्ट 1 to 2 months बुलिश दिखता है। ओके अच्छा, बात करते हैं एग्री कमोडिटीज की और राय ले लेते हैं स्पाइसेस के पैक पर। ऑल्दो अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो धनिया को लेकर आउटलुक काफी ब्राइट रहा है, लेकिन आज के सेशन में तीनों में ही तेजी देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो टर्मरिक, कोरिएंडर या फिर जीरा ही क्यों ना हो। 1% ऊपर है जीरा, धनिया में भी 1% की मजबूती और टर्मरिक भी 1.5% ऊपर है। क्या राय रहेगी आज के सर्च के बाद मनोज जी पूरे ही स्पाइसेस पैक पर? बिल्कुल, यहाँ पे धनिया एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी जो बनी हुई है स्पाइसेस पैक की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे जो फंडामेंटल शेपअप हो रहे हैं सोइंग को लेकर के लगातार जो खबरें आ रही है कि लगभग 25 से 30% जो है एरिया इस बार डिक्लाइन हो सकता है, तो उसके चलते यहाँ कीमतों में सपोर्ट है। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी जो है लगातार कम हो रहे हैं, तो हमारा मानना है कि ओवरऑल स्पाइसेस पैक में धनिया मजबूत बना रहेगा। यहाँ कोई भी डीप आता है 7800 के आसपास, 78-7850 के रेंजेस में, तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 7650 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 8100 तक के रखे जा सकते हैं। ओके तो तेजी की सलाह कोरिएंडर में ही है, 7780 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जीरा ऑल्दो 1% ऊपर है, यहाँ पर 24300 के लेवल्स है। अब देख लेते हैं ग्वार पैक को भी। यहाँ हालांकि बहुत एक्शन नहीं है, आज फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स वाइब्रेंसी नहीं देखने को मिली है, बट क्या सजेशन ग्वार पैक पर मनोज जी? बहुत ही एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है ग्वार सीड की अगर बात करें तो। अगर यहाँ पे रणनीति बनानी हो तो बजाय फ्यूचर के ऑप्शंस में रणनीति बनाई जा सकती है। 5200 की ग्वार सीड की जो कॉल ऑप्शन है वो 33 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रही है, तो वहाँ पे दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में बाय किया जा सकता है 30 के स्तर पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 15 रुपीज़ का रखें और लक्ष्य 60 रुपीज़ तक के रखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए ग्वार सीड, ग्वार गम और स्पाइसेस पर। शुक्रिया प्रियंका और मनोज जी आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी रिकमेंडेशंस अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।